हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जो कि आपका 1857 का यानी स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन से है। तो इसमें हम देखिए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण, उसके बाद देखेंगे आर्थिक कारण, उसके बाद देखेंगे धार्मिक कारण, और फिर उसके बाद हम लोग सामाजिक कारण और देखिए सैन्य कारणों पर भी नज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, इसके क्या कारण थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया। देखिए, इससे पहले क्या था कि मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए थे और वो शासन करने लगे थे। तो जो 1857 की जो क्रांति हुई वो क्यों हुई, तो वो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से, अपने देश से भगाने के लिए, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हम लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। वो हर तरह से अत्याचार कर रहे थे, किसी को आज़ादी से जीने नहीं देते थे और देखिए अत्याचार करते थे। अपनी ही चीज़ को वो लोग अपना नहीं कहने देते थे। कहने का मतलब यह है कि वो हम पे पूरे तरह से हावी हो चुके थे और अपनी ही चलाते थे सिर्फ। इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। कुछ इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र मानते हैं और कुछ प्रमुख विद्वानों के मत इस प्रकार है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ जो प्रमुख इतिहासकार यानी कि जो प्रमुख विद्वान हैं उनके क्या क्या मत हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विपिन चंद्र के अनुसार 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो 1857 की क्रांति हुई तो जो उसका विद्रोह हुआ तो शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने, यानी कि अपने देश को मुक्त कराने का देशभक्ति को पूर्ण प्रयास था। यानी कि जो देशभक्ति का जो देशभक्त थे उनका पूर्ण प्रयास था। फिर है सावरकर यानी वीर सावरकर के अनुसार तो 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। तो क्या था, तो 1857 का जो विद्रोह था वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। किसके अनुसार है, तो वीर सावरकर के अनुसार। उसके बाद देख लेते हैं LR रीच के अनुसार। तो LR रीच के अनुसार यहाँ धर्मांधों के विरुद्ध, यानी जो धर्मांध थे, ये धर्मांधों का और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। तो इस तरह से यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी कि जो यहाँ के विद्वान थे, जो इस टाइम के विद्वान थे, उनके मत की बात हो रही थी। अब हम देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के कारण। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ यानी कि जो क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे, तो इसमें हम लोग कारणों को जानेंगे। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। इन कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारणों को मुख्य स्थान दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या था, तो इसमें जो ये विद्रोह हुआ था यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे और सैनिक कारण भी थे। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनको हम देखिए डिटेल वाइज देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है राजनीतिक कारण, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई तो उसका राजनीतिक कारण क्या था। राज्यों को हटाने की नीति
लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। इस नीति के अनुसार संतानहीन भारतीय राजाओं पर राज्य का उत्तराधिकारी निषेध तथा गोद निषेध यानी जो गोद निषेध नियम लागू करके उनके राज्यों को हड़प लिया। परिणाम यह हुआ कि देशी राजाओं में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया। यह 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बना। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है कि राजनीतिक कारण क्या था। उस टाइम पे ऐसा होता था कि जिसके संतान नहीं होती थी, अगर वो संतान गोद ले लेता था तो उसको जो वो संतान होती थी तो उस संतान को शासन नहीं संभालने दिया जाता था, बल्कि जो अंग्रेज होते थे उसको क्या मानते थे, कहते थे ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। तो इसी तरह क्या हुआ था, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी तो उन्होंने दत्तक पुत्र को लिया था ना, पुत्र को गोद लिया था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था कि हम इसको जो आपका जो शासन है उस शासन का राजा इसको नहीं बनने देंगे। तो ये भी मुख्य कारण था, राजनीतिक कारण यही था कि जो है फिर रानी क्या करती हैं कि वो अपने पुत्र को जो शासन होता है उसका राजा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों से उनका युद्ध भी हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह कहा जा सकता है कि राजनीतिक कारण मुख्य कारण था। उसके बाद सेकंड नंबर पर है पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति द्वारा नाना साहब तथा पेशवा बाजीराव की पेंशन समाप्त कर दी गई थी। और देखिए थर्ड नंबर पर है कुशासन के आधार पर। इस नीति के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन को आधार बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह तथा हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके राज्यों को हड़प लिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अंग्रेज थे वो हर तरह से अत्याचार कर रहे थे उस पीरियड में। तो फिर उसके बाद 4 नंबर पर हो जाता है अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास। भारतीयों द्वारा अंग्रेज अधिकारी कभी भी विश्वास के पात्र ना बन सके, वे उनके लिए सदैव विदेशी बने रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भारत के लोग थे उनके लिए अंग्रेज कभी भी क्या नहीं हो पाए, विश्वास के पात्र, क्योंकि वो विश्वास के लायक ही नहीं थे। तो विश्वास के पात्र बनते कैसे, और वे उनके लिए सदैव विदेशी ही बने रहे, क्योंकि वो अपनी ही चीज़ पे, जैसे कि हमारे भारत में आए, हमारा भारत क्या कहलाता था, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हमारे देश से सारा जितना भी सोना चांदी हीरा मोती जो भी था सब लूट कर वो ले गए। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, हमारे देश को लूटा। तो जब लूटने वाला इंसान पे हम, यानी लूटने वाले इंसान पे हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि गलती तो वो एक बार करता है लेकिन उसको क्या होता है, उस पे हम फिर कभी भी विश्वास नहीं करते। तो यही यहाँ पे हो गया कि अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास, क्योंकि भारतीय देखिए अंग्रेजों पे कभी भी फिर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो जब भी आते थे तो भारतीयों पर अत्याचार ही करते थे, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, तो वो तो विश्वास के पात्र थे ही नहीं। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए आर्थिक कारण, वो हो गया आपका राजनीतिक कारण। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। तो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, क्या, तो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का स्थायी रूप से स्वामी बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह किसानों से मनमाना भू राजस्व कर वसूलने लगे। अब देखिए क्या हो गया कि जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का स्थायी रूप से स्वामी बना दिया और क्या करते थे, उनसे अपना मनमाना कर वसूल करने लगे थे। और बेरोजगारों की समस्या, जब विदेशी माल भारत में आने लगा तब भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई, इसमें कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे और लोगों में बेकारी व बेरोजगारी की समस्या व्याप्त हो गई। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की समस्या कैसे व्याप्त हो गई, कैसे आ गई, कि जब विदेशी माल भारत में आने लगा तो क्या हुआ, तो भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई और इसमें क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। तो बेरोजगारी की भी समस्या यहाँ पर आई। ये आपका किस में हो जाता है, ये आर्थिक कारण में हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को ईसाई धर्म स्वीकार कर, यानी कि देखिए
बनाने के लिए प्रेरित किया। क्या किया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया। जिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया जाता था उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी तथा उन्हें नौकरी भी आसानी से मिल जाती थी। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि क्या होता था कि अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज थे, तो वो भारतीयों को क्या बनाना चाहते थे, वो ईसाई बनाना चाहते थे। और जो खुशी खुशी से ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे तो उनको क्या करते थे, उनको नौकरी मिल जाते थे, ऊंचे पद मिल जाते थे। और जो नहीं स्वीकार करते थे उन पे क्या होता था, उन पे अत्याचार किया जाता था। यानी कि वो अपनी मनमानी कर रहे थे और अपने ही ढंग से वो मनमानी कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि सभी लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो जो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, यानी कि जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे, अपना फ़ायदा देखते थे, अपना बेनिफिट देखते थे कि हमको तो नौकरी भी मिल जाएगी और हमको क्या होगा, हम खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो इस तरह से जीना नहीं पसंद करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि पहली बात तो वो हमारे यहाँ खुद मतलब जैसे कि भाई हमारे भारत में वो आए तो वो क्या थे, वो बाहर से आए लोग थे और वही हम पे राज करें, वही हम पे हुक्माना चलाएं, तो ये चीज़ तो नहीं सही है। तो सब लोगों को वो चीज़ तो नहीं पसंद होती है। तो इसी तरह से कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट किया, लेकिन सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और क्या हुआ, विद्रोह कर दिया। इसमें 1857 की क्रांति जब हुई तो इन्हीं वजहों से हुई, ठीक है ना। उसके बाद जातिवाद की उपेक्षा। अंग्रेजों द्वारा जब रेलवे की सुविधा का आरंभ किया गया तब भारतीय लोगों ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, क्योंकि उनमें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते थे। इसे भारतीयों ने अपने जातिवाद की उपेक्षा माना। उसके बाद देख लेते हैं चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जो कारतूस दिए थे उनमें गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इसके कारण हिंदू व मुसलमान सैनिकों ने इसका विद्रोह कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो चर्बी युक्त कारतूस होते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू थे उनको गाय की चर्बी लगा कारतूस देते थे मुंह से खोलने के लिए, और जो मुसलमान वर्ग के लोग थे उनको क्या करते थे, वो सुअर की चर्बी लगे कारतूस को खोलने के लिए कहते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें विद्रोह फैल गया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा, अपने धर्म के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता। जिसका जो भी धर्म है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, क्योंकि हमारे भारत में सभी धर्म है और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन लोगों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों को इस तरह से उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब लोग क्या करेंगे, लोग इसको बर्दाश्त तो नहीं करेंगे ना, तो विद्रोह फैल गया। ये भी कारण क्या हुआ, 1857 का जो यानी 1857 की जो क्रांति हुई, तो ये भी मुख्य कारणों में से एक कारण था। उसके बाद गोद निषेध नीति, तो इसमें था लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आघात हुआ। यानी कि देखिए ऐसा होता था, अभी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम लोग थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल लेते हैं। क्या होता था कि जिनके बच्चे नहीं होते थे, यानी कि जो जिनको औलादे नहीं थी, तो यानी कि क्या होता था कि वो लोग पुत्र ले लेते थे, गोद ले लेते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि नहीं, हम जो गोद लिया हुआ पुत्र है, यानी जो दत्तक पुत्र है, उसको जो राजपाट है उसको नहीं देने देंगे, और वो लोग खुद राजपाट छीन लेते थे। तो ये भी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण ये भी रहा था, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, चलते हैं सामाजिक कारण की तरफ। अब देखते हैं सामाजिक कारण में क्या क्या था जो 1857 की क्रांति का कारण बनी। भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार, यानी भारत को अंग्रेज हमेशा हीन भावना से देखते थे। उन्हें जब भी अवसर प्राप्त होता था वह भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया सती प्रथा पर रोक।
अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिसमें भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी। उसके बाद देखिए बाल विवाह पर रोक, अंग्रेजों ने बाल विवाह को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इससे भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए थे। ये क्या थे? ये सामाजिक कारण थे। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वैसे भी आप लोग ये क्रांति बहुत कई बार मतलब स्टार्टिंग से सभी लोग पढ़ते चले आए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई चीज़ याद नहीं करनी रहेगी, आप लोगों को इसमें रिवीजन करना रहेगा और चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और फ्रेंड्स देखिए, इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस पेपर पर कि आपका जो ये सोशल साइंस का जो पेपर होता है, तो आप लोग देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, सेकंड का और थर्ड का। तो सभी में देखिए पहला पेपर और दूसरा पेपर आपका 50-50 नंबर का हो जाता है, प्लस आपका जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है वो भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? तो 50 नंबर का होता है। और जो इसका समय होता है, जब पेपर होते हैं तो इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट देखिए 50 में से अगर आपको 25 नंबर प्रोवाइड होते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास है, यानी कि सामाजिक अध्ययन में आपको 50 में से 25 नंबर मिलते हैं तो आप सामाजिक अध्ययन में पास है। लेकिन सिर्फ पास होने से तो मतलब नहीं रहता, क्योंकि इतना कंपटीशन का दौर चल रहा है। क्योंकि जब आप अभी से मजबूत नहीं होंगे तो आपका सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और इसमें भी अच्छे से नंबर लाएं। और नेक्स्ट जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट का, यूपी टेट का और सुपर टेट का, तो इनमें भी आप लोग इन जो आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको डीएलएड में ही आपको हेल्प मिलती है। आप लोगों को अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, इसमें से देखिएगा आपको बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें से भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख लेते हैं सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में आपका हो जाता है भारतीय सैनिक भारत में कुल ब्रिटिश सैनिकों के 7/8 थे। ये सैनिक भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग थे। ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का दुष्परिणाम उन पर भी पड़ा। सैनिकों को इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे देख लेते हैं, जैसे कि ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन भत्ता तथा प्रोन्नति के सभी अवसर उनके लिए बंद थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश के जो वर्कर थे, यानी जो काम करते थे, उनको क्या करते थे, उनको वेतन भी यानी तनख्वाह भी ज़्यादा देते थे, प्लस उनको क्या करते थे, पदोन्नति करते थे। उनके जो पद होता था उसमें उन्नति देते थे, उन्नति करते थे। लेकिन जो यहाँ के लोग थे, कितने भी काबिल हों, लेकिन उनको पहली बात तो जो उनको तनख्वाह मिलती थी, यानी कि जो सैलरी मिलती थी वो भी कम मिलती थी, प्लस उनको पदोन्नति नहीं मिलती थी। वो कितने भी काबिल हो, कितनी भी काबिलियत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनको पदोन्नति नहीं मिलती थी। तो ये भी कारण हो जाता है। उसके बाद सभी उच्च पद ब्रिटिशों के लिए आरक्षित थे, यानी जितने ऊंचे पद थे तो वो उस पर ब्रिटिश थे, भले वो उसके पात्र हों या ना हो। और जो भारतीय थे वो उसके पात्र होते हुए भी वो नीचे पोस्ट पर ही रहते थे। उसके बाद हिंदू सैनिक समुद्री यात्रा का विरोध करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार समुद्र यात्रा से उनके धर्म द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद देख लेते हैं तात्कालिक कारण। तो इसमें हो जाता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से भारतीयों के बीच बढ़ रहा था। विद्रोह के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। यह चिंगारी नई राइफल के कारतूस के रूप में सामने आई। कारतूस को राइफल में लोड किए जाने से
पूर्व कारतूस पर से कवर को मुंह से काटकर हटाना पड़ता था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इन कारतूसों के माध्यम को 34वीं रेजिमेंट यानी बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने इसको खोलने से इनकार कर दिया था। इसे अनुशासनहीनता मानकर मंगल पांडे को देखिए कब, तो 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। इस तरह से विद्रोह अलग अलग स्थानों पर बढ़ता गया, जो कि आगे चलकर क्रांति का रूप ले लेता है। यानी कि देखिए कहने का मतलब ये है कि जब उस तरह के कारतूस खोलने का अंग्रेजों ने कर दिया कि जो हिंदू है तो वो इस तरह के कारतूस को मुंह से खोलेंगे, और जो मुस्लिम है उनको उन पे अत्याचार हो रहा था, और बहुत ही कहते नहीं है बहुत जोर शोर से अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन सभी लोग तो नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। हालांकि जिन पे अत्याचार किया जाता है तो सभी लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन उनमें आवाज़ उठाने की किसमें हिम्मत हुई, तो जो उन्होंने आवाज़ उठाई किसने, तो मंगल पांडे को। मंगल पांडे ने इनसे इनकार कर दिया कि वो मुंह से कारतूस को नहीं खोलेंगे, यानी कि जो चर्बी लगे कारतूस है उनको नहीं खोलेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर लटका दिया गया। और यहीं से क्या हुआ, अलग अलग स्थानों पर 1857 की जो चिंगारी थी वो भड़क उठी और उसने शोले का रूप ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो 1857 की क्रांति है उसके बहुत से कारण थे, जिन कारणों को हम लोगों ने देखिए इस क्लास में कंप्लीट किया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।